हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है नया साल आपके लिए बेहतर चीज़ें लेकर आए। बस छोटी सी बातें कहना चाहूँगा मैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गर दिल तुम्हारा भटका हेयर देयर, मंजिल तुम्हारी फिर नहीं फेयर फेयर। ज़िंदगी में रहना हमेशा केयर केयर, फिर मंजिलों के निशा हैं फिर नियर नियर। तो मंजिलों के निशा को अगर केयर केयर पाना चाहते हो, नियर नियर पाना चाहते हो, तो अपने आप को ध्यान से रखिए, इत्मीनान से रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं एक नए चैप्टर को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये एक ही चैप्टर का दो हिस्से हैं। इवन आप ये समझ लीजिए, पर हम न्यूक्लियस को तब पढ़ेंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उसको हम अभी बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाने से पहले हमें सबसे पहले उस हाइपोथेसिस के बारे में सोचना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय एटम। इफ वी थिंक अबाउट द एटम, तो मीन्स एटम लाइक महर्षि कणाद पे आ जाते हैं हम। और महर्षि कणाद ने, यानी हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें तो महर्षि कणाद ने ये बोल रखा था कि भाई जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो आपका कण कहलाता है। बट अगर और आप जाते हैं दूसरे फिलोसोफर के बेस पर, तो डेमोक्राइटस जो हैं, और इन्होंने बताया कि भाई कुछ ऐसे मैटर का वो पार्ट जो अनेबल टू डिवाइड, यानी कि जिसको हम डिवाइड न कर सकें, दैट इज कॉल्ड एटम। मैटर का वो पार्ट जिसको हम डिवाइड न कर सकें एटम कहलाता है। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट कांट बी डिवाइडेड, दैट इज नोन एज एटम। एंड दैट इज नॉट इवन remain in the free state except some gases, helium, neon, argon, krypton, xenon. They are in the atomic form and they live in free state. Even they are in the atomic form. But except these atomic form gases, all the atoms want to combine someone and make a molecule. What do you mean by the molecule? क्या मतलब होता है molecule का? The smallest part of the matter which can exist in the free state, that is known as the molecule, and that can take part in the chemical reactions also. And the smallest part of the matter which can't be divided further and can't remain in free state naturally, that is called atom. So come to the atom, then after we will discuss about the molecule. Molecule के बारे में तो हम पूरी केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते रहते हैं। एटम के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। एटम के बारे में बात हुई कि भाई मैटर का वो पार्ट जो कि अनेबल टू डिवाइड हो, यानी जिसको उसके आगे डिवाइड ना किया जा सके, वो एटम कहलाता है। लेकिन सबसे पहले इस एटम को बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाने की कोशिश करी डाल्टन ने इनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी। डाल्टन ने कहा कि इनडिविजिबल पार्ट, यानी सबसे पहला उन्होंने पॉइंट दिया कि वो इनडिविजिबल होना चाहिए, यानी जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो, एंड दैट कांट बी डिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड एटम। इसके बाद उन्होंने कहा कि एटम्स, हर एलिमेंट का अपना एटम होता है, यानी डिफरेंट एलिमेंट शोज डिफरेंट एटम्स and they show different behaviors. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम्स इन ऑल रेस्पेक्ट, डिफरेंट एटम्स, even they have different masses and they have different properties, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। and they have different properties, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिर उन्होंने कहा
कि इफ देयर आर सेम एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटम्स, same elements having same atoms, same properties of atoms, and they even shows same masses. अगर यहां पर हम सेम एलिमेंट्स की बात करें तो सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटम्स, and even same masses and properties, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं और उनके मासेस भी सेम होते हैं। अब ये एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया, डाल्टन की थ्योरी ने कहा, और उन्होंने प्रॉपरली उसको समझाने की कोशिश करी। एंड सबसे पहली बात थी कि इंडिविजिबल होते हैं, कोई फर्दर सब डिवाइडेड सब पार्टिकल्स उनके नहीं होते हैं। दूसरी बात थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स रखते हैं और उनके डिफरेंट मासेस होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम मासेस एंड सेम एटम्स, इवन सेम प्रॉपर्टीज। एंड दे also combine in a simple ratio. Different elements when combined to each other, they combine in a simple ratio. इन्होंने एक बात कही कि डिफरेंट एलिमेंट्स हों या सिंपल सेम एलिमेंट्स हों, दे कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। यानी कि अगर हम उनके कॉम्बिनेशन की बात करें कि हाउ दे आर कंबाइंड, तो एटम्स आर कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो। एटम्स आर कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो, कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मीन्स कहीं पर भी स्टोइकोमेट्री में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे। सिंपल रेशियो लाइक 1:2, 2:3, 3:4। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल रहे हैं एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल रहे हैं तो दे आर कंबाइनिंग इन 2:1 रेशियो। या कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग एंड मेकिंग अ मॉलिक्यूल CO2, दे आर कंबाइनिंग इन 1:2 रेशियो। सो दीज आर कॉल्ड सिंपल रेशियोज। इसके बाद काफ़ी टाइम तक डाल्टन के कॉन्सेप्ट को, डाल्टन की थ्योरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया और रेडियो एक्टिविटी के बाद जब चीज़ें आइसोटोप्स के बारे में सॉडी एंड फजान ने आइसोटोप्स पे वर्क किया, आइसोबार्स आए, देन आपके आइसोटोन्स आए, आइसोस्टर्स आए, आइसोडायाफर्स आए। ये सब चीज़ें जब व्हेन दे ऑल आर कम, तो ये चीज़ें, ये जो पुराने कॉन्सेप्ट थे बदलने लगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया एटॉमिक थ्योरी का। लेट्स सी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। लेट्स सी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहीं पर नोट कर लेते हैं हम। इसी के जस्ट अपोजिट हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, concept of atomic theory, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहां एक तरफ हमने डाल्टन का लिखा, दूसरी तरफ हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखेंगे। एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी। आप टेल मी वन थिंग, जब हम रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें से एक एटम होता है जो रेडियो एक्टिव एटम होता है, उससे रेडिएशंस इमिट होती हैं। इसका मतलब कि वो एटम भी डिविजिबल है, उसके अंदर से भी चीज़ें टूट रही हैं। एटम भी डिविजिबल है, यानी कि एटम डिविजिबल होता है। पहली बात उन्होंने ये साबित की अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में आप इस चीज़ को देख सकते हो कि एटम डिविजिबल भी हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जैक्टली आर द सेम। इट मीन्स दे हैव सेम मासेस, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। लेकिन यहीं पर जब सॉडी ने कॉन्सेप्ट को, आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को लाए और उन्होंने बताया कि यार अगर 1H1 है, इफ 1H2 है, इफ दिस इज 1H3, ऑल एटम्स आर सेम, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है और उसी के ये एटम्स हैं, बट दे हैव डिफरेंट मासेस। आपने कहा था कि सेम मासेस रखते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मासेस। 6C12, 6C13, 6C14,
सो मेनी, हर एलिमेंट जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं, उनके आपको आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे। 17Cl35, 17Cl35, 7Cl37। नेक्स्ट पॉइंट था डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस। लेकिन वहीं पर अगर आप आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट को देखोगे, ये तो आइसोटोप हो गया बेटा, अब आप आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट को देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट मासेस रखते हैं, लेकिन इफ यू विल से द कॉम्बिनेशन 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम 40 and 20 calcium 40, all elements are different, all atoms are different but having same masses. It means this point is also violated, ये पॉइंट भी अपने आप में वायलेट कर गया। तो इस तरीके से बेटा वायलेशन बहुत सारे पॉइंट्स का होता जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा था कि व्हेन द एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कंबाइंड, दे कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो, मेकिंग अ मॉलिक्यूल। सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, लेकिन आपको बताएं अब बहुत सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिंपल रेशियो में तो कंबाइन करते ही करते हैं, बट देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स देयर व्हेन दे आर कंबाइंड एंड व्हेन दे आर फॉर्म्ड देयर स्टोइकियोमेट्रीज आर नॉट इन द सिंपल रेशियो। लाइक इफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी आ गए, अब पहले जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड थे, अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी आ गए। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स को आप देखिएगा, लाइक Fe 0.86O, Fe 0.64O, निकेल 0.44O. There are so many oxides are there which are in the simple ratio, which are not in the simple ratio, and these are compounds called as non-stoichiometric compounds. यानी कि डाल्टन की थ्योरी को मॉडर्न की थ्योरी ने, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने, मॉडर्न थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी कमियों को बताया। इवन कि डाल्टन के जो पॉइंट्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं वैलिड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैलिड हैं, वो कहीं पर इनवैलिड भी होते हैं। और वो कहाँ कहाँ इनवैलिड होते हैं, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी ने आपको बताया। ओके बेटा, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में, मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट ने जो हमने देखा, मॉडर्न थ्योरी जो एटॉमिक थ्योरी थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने देखा दे आर डिविजिबल। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो आई हमारे सामने, इट मीन्स उसके अंदर जो एटम है दैट इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मेड ऑफ 3 fundamental particles, 3 fundamental particles, electron, proton, neutron, electron, proton, neutron। एक एक करके हम सबको समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करी। इसके बाद हम आगे ये भी समझेंगे कि इनके अलावा भी बहुत सारे, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर्ड हो गए। लाइक आप यूं कह सकते हैं पॉजिट्रॉन, आप कह सकते हो मीजॉन, पॉजिट्रॉन, मीजॉन, आप कह सकते हो न्यूट्रिनो, आप कह सकते हो एंटी प्रोटॉन, ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो गए जो कि आपके यहां पर आ सकते हैं। पॉजिट्रॉन, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन। साइलेंट करना भूल गया था, जरा एक मिनट में साइलेंस कर देता हूं। ठीक, म्यूट कर दिया मैंने मोबाइल को। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज मेड ऑफ, अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से अगर हमने देखा कि एटम इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, हम पूरा डिस्कशन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा देखेंगे। पॉजिट्रॉन, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटॉन, मीजॉन में बहुत सारे आगे आते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पूरी टेबल बनाकर आपको पूरा डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके सुकून से चीज़ों को समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले अगर आप देखें, सर जे थॉमसन ने इसको शुरू किया था, इस पर वर्कआउट किया था, और उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी। बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में लाइक आप इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, और इस तरीके से यहाँ पर एक कैथोड और एक एनोड बनाया गया। ये कैथोड है, एक एनोड है, और इस तरीके से यहाँ पर हाई वोल्टेज क्रिएट किए गए, हाई वोल्टेज, और बहुत हाई वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया गया। बहुत ही हाई वैक्यूम क्रिएट करके बहुत ही लो प्रेशर हुआ। तो हुआ क्या बेटा कि जो आपका कैथोड है, इस कैथोड से, और ये एनोड है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। आप देखिएगा कि इसे कहा गया CRT एट वेरी लो प्रेशर, और इस तरीके से कहा गया कि यहाँ से कुछ रेज यूँ निकल रही थी। ये इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ। देयर आर सम रेज and emerging from the cathode and moving towards the anode, and these rays are called cathode rays. इनको cathode rays कहा गया। बाद में जब इन पे बहुत सारा वर्क हुआ और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा गया, तो इन कैथोड रेज को ये माना गया कि these cathode rays actually they are electrons, beam of electrons. These cathode rays are actually beam of electrons. ये माना गया कि these cathode rays actually beam of some negatively charged particle, and that negatively charged particle is called as electron by Stoney. स्टोनी ने सबसे पहले ये नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, और थॉमसन ये वर्क कर रहे थे। थॉमसन ने केवल कैथोड रेज के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले स्टोनी थे। इन्होंने कहा कि यार ये जो कैथोड रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड, बेसिकली दे आर beam of like negatively charged particle, and this negatively charged particle is called as electron by Stoney. Understand? तो सवाल इस बात का उठता है कि भाई ये कैथोड रेज में आखिर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पर ये कह दिया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं दे आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और द बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज टिनी पार्टिकल्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ कर ही तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सी। जब इन पार्टिकल्स के बारे में बात की गई तो ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स है, बीम ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, दे आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। उन कैथोड रेज की अगर प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने आया कि अगर हम उस कैथोड रे में, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमें कोई सपोज करिए एक आर्टिकल ऐसा रख देते हैं, दिस आर्टिकल इज, ये आर्टिकल हमारा इस तरीके से यहाँ पे रख दिया जाता है, और इस आर्टिकल को बीच में जब हम रख देते हैं तो ये जो पार्टिकल्स, ये जो रेज हैं, ये यहाँ से ऐसे निकल रही हैं कैथोड से, और ये इसकी शैडो बन रही है। शैडो बनने का क्या मतलब होता है? आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी रे स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी शैडो पॉसिबल होती है। इट मीन्स हमें सबसे पहली बात पता हो गई कि ये जो रेज हैं, रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें यहां से पता हो गया कि रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रेज हैं, रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक बात हमें समझ में आ गई कि रेज आर ट्रेवलिंग और मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हमने एक बात और सोची कि ये जो पार्टिकल्स की रेज हैं, ठीक है, इसका मतलब रेज तो है ये, पर इन रेज में ये मूवमेंट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होने की वजह से शैडो बन रही है। ओके, फिर हम एक बात और देखते हैं कि इन पार्टिकल्स, ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनको हमने कैसे बोला कि ये रेज बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं? हाउ वी कॉल्ड, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से हमने ये बोल दिया कि ये रेज बीम ऑफ पार्टिकल्स है, बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं? अभी तक मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं करी है, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये हमने कैसे बोल दिया? तो हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें ऑब्जर्व किया
कि ये वाकई बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। कैसे, देखिएगा, अगर मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी जगह पे एक पिन व्हील रख देता हूँ, किसी जगह पे ये पिन व्हील रख देता हूँ, और फिर जब ये कैथोड रेज निकलना शुरू होती हैं, ये कैथोड रेज ऐसे निकल रही हैं, ये कैथोड रेज निकलना शुरू होती हैं, दे आर कोलाइडिंग विद दिस बीम पिन व्हील, और जब ये इससे टकरा रही हैं, टकराने पर क्या हो रहा है कि ये पिन व्हील इज रोटेटिंग, ये पिन व्हील रोटेट करने लगता है, रोटेटिंग, पिन व्हील रोटेट करने लगता है। अब आप ज़रा मुझे बताइए, दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए जो उसकी पोजीशन को चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनीथिंग यू वांट अ फोर्स। तो यहाँ पर आप जब ये जो बीम आ रही हैं, इफ़ दे आर कोलाइडिंग विद दीज पार्टिकल्स एंड ऑब्वियसली इफ दे, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इम्पैक्टिंग फोर्स ऑन पिन व्हील। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन दे आर हैविंग मोमेंटम। इट मीन्स कोई चीज कब फोर्स इंपैक्ट कर सकती है, तब तक कोई चीज फोर्स इंपैक्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसमें मोमेंटम ना हो, क्योंकि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही तो फोर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम, ये जो रेज हैं, ये रेज हैविंग मोमेंटम, और अगर रेज हैं और हैविंग मोमेंटम है, और मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब उनमें मास हो, हैविंग मास। इसका मतलब ये जो रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी हैं, दे आर हैविंग मास। दैट्स वाई हम इन रेज को कह रहे हैं कि ये रेज, दीज रेज आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। यानी अभी तक हम पहले रेज तक पहुंचे थे, फिर हमने रेज के बारे में समझा था कि रेज की प्रॉपर्टी भी ये शो कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, शैडो क्रिएट करती हैं, तो इसने शैडो भी क्रिएट की। इसका मतलब इसने रेज की प्रॉपर्टी को शो किया। एंड दीज रेज आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इस बात को इसने इस बात से साबित किया कि ये जो इसके रास्ते में एक पिन व्हील रखा गया और ये पिन व्हील मूव कर रहा था, और मूव करने के लिए टॉर्क चाहिए, रोटेट करने के लिए, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, और फोर्स क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज़ में मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है, और किसी में मोमेंटम होने के लिए उसमें मास होना चाहिए। तो अगर इसमें मास है, इसका मतलब दीज रेज आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैविंग वेरी टिनी मास तक हम पहुंच गए। एग्जैक्टली ये साबित हो गया कि ये रेज आपके कुछ टिनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन रेज में कोई चार्ज अगर होता है तो वो कैसे साबित होगा कि इन रेज में चार्ज होता है। लेट्स सी, एक काम करते हैं, हम इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, और एक प्लस और एक माइनस, एक ऐसी चीज़ों को, प्लेट्स को रख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में क्रिएट कर दें। फिर हमने देखा कि जो कैथोड रेज यहाँ से इमिट हो रही हैं, ये कैथोड रेज जो इमिट हो रही हैं, ये कैथोड रेज, दीज कैथोड रेज आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अपने नेगेटिव अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टिनी पार्टिकल से बनी हुई रेज थी, इन पार्टिकल्स में कोई चार्ज है, और वो चार्ज भी नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। दीज पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। जिन पार्टिकल्स से ये मिलके बनी है, ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। दीज पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट करती है। तो देखा ये गया कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेट का पोर्शन यहाँ पे लगा दिया जाए, तो उसमें भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्टेड होती हैं, यानी कि इन पर मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ता है। इन पर मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट हो गया, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो गया। यहाँ से ये साबित हो गया कि नेगेटिव चार्ज है। मोमेंटम हमने प्रूफ कर दिया, ये रेज की तरह होती हैं, शैडो से प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को
धीरे धीरे करके समझते जा रहे हैं। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को और बेहतर से समझने के लिए जे थॉमसन ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया, एंड दैट वाज E/m, ये डिटर्मिनेशन ऑफ E/m के रेशियो को डिटरमाइन, यहाँ पर एक E/m निकाला जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम होता है बेटा। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप चाहे कोई भी गैस ले लें, चाहे आप पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का ले लें, you will get the E/m 1/1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। ऑब्वियसली यहाँ पर इसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट लगा देते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट लगा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट लगाएंगे तो ये जो कैथोड रे पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल आ रहा है, ये जो कैथोड रे निकल रही है, ये जो इससे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रे भी कह सकते हैं, कैथोड रे भी कह सकते हैं, बिकॉज कैथोड रे इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रे। इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट इस पे एक फोर्स लगाएगी एंड दैट फोर्स विल बी QVB फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एक लगेगा, और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देंगे बेटा। ये फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, ऑल तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही इक्वल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर उनको हम डिटेल नहीं करेंगे, आप मॉडर्न फिजिक्स में इसको पूरा समझेंगे। E/m का रेशियो यहाँ पर आपने समझा। E/m का रेशियो किसी भी इलेक्ट्रॉन की करेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि ये 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकला दैट वाज 1.76 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो इलेक्ट्रॉन का कूलम का यूनिट है ना, ये कूलम का यूनिट बेटा MKS या SI, इसे हम कह सकते हैं कि MKS या SI यूनिट में ये उसका यूनिट है। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ले लें तो ये ESU में आता है, और ये आपका CGS की यूनिट होती है, CGS की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी होता है। ESU मीन्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। आप जानते हो कि 10⁻3 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से देखा, इन दोनों का रेशियो जब आप निकालोगे ना तो यही आएगा बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन के अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चाहें तब आप आसानी से निकाल लोगे, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। अगर आप निकालना चाहो कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी आप निकाल लोगे। दीज ऑल कैलकुलेशंस यू हैव डन ऑलरेडी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन की मास की बात हम करें, हाँ एक बात ज़रूर है कि जिस मास की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये मास बेसिकली रेस्ट का मास था। अब इलेक्ट्रॉन के रेस्ट का मास था। अगर हम इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक मास की बात करें, ये आपके रेस्ट मास का बात था। अगर हम डायनेमिक मास की बात करें बेटा तो हमें एक आइंस्टीन की कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। तो ये इस तरीके से v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक मास को भी कैलकुलेट कर सकते हो। मलिकन ने यहाँ से पूरा उसको डेवलपमेंट किया और उस आगे कैलकुलेशंस किए। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर उन चीज़ों को कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, AMU में कन्वर्ट किया, और इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन के मास से, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करिए। आप हाइड्रोजन का मास अगर इलेक्ट्रॉन के मास से आप कंपेयर करोगे, यू विल गेट द आंसर कि इट विल बी 1/837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 1/1837
मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोजन में तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, तो इस वजह से उसका जो मास होता है बेसिकली दैट मास बिलोंग्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब पे हमने बात की। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक बात कर सकते थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर सकते थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। बहुत सारी चीज़ें हम लोग केवल उतना ही देख रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ऐसे तो बहुत लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इनके लिए हम जिम्मेदारी देते हैं गोल्डस्टीन को। कुछ लोग कहते हैं इसको रदरफोर्ड को, वो गलत कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन की जिम्मेदारी होती है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए यू कैन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए आप श्रेय दे सकते हैं रदरफोर्ड को। हुआ क्या कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, गोल्डस्टीन ने जब इस कैथोड रे ट्यूब CRT, गोल्डस्टीन ने जब दोबारा से इसको देखा, स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रे से रेज जो निकल रही हैं, कैथोड से जो रेज निकल रही हैं वो तो रेज निकल ही रही हैं, ओके, इट्स ओके। बट उसी टाइम उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व हुआ कि कुछ रेज बेसिकली दे आर, जो वहाँ पर कुछ परफोरेशन था और वहाँ से आते हुए भी कुछ रेज उन्हें दिखाई दे रही थी, और बिकॉज दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द एनोड साइड and passing through the canal, that's why they are also called anode rays और canal rays। और इसमें इस तरीके से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एनोड रेज हैं प्रोटॉन के बारे में, जो एनोड रेज हैं, ये एनोड रेज और कैनाल रेज, इन पर भी वही सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो ऑब्जर्व किया गया कि इनके अंदर भी मास होता है, इनके अंदर भी मोमेंटम होता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट डालते हैं, ये भी जिस जगह पे जाकर टकराते हैं वहाँ पर अगर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी जाए तो वहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, और यही सारे काम इलेक्ट्रॉन में भी हुआ करते थे। बट इलेक्ट्रॉन और इन रेज के कैथोड रेज और एनोड रेज में अगर बेसिक डिफरेंस था तो वो डिफरेंस था बेटा कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने के लिए प्लेट्स लगाई गई, तो जो कैथोड रेज थी दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इस तरीके से ये ऑब्जर्व किया गया कि इन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इनमें मास होता है, ये तो मोमेंटम से हमने ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि बीच में वही फ्लाई पिन व्हील रखकर और उसके रोटेशन को देखकर सेम एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से ऑब्जर्व हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड से भी ये ऑब्जर्व हुआ कि जिस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड में इनका डिफ्लेक्शन था दैट वाज जस्ट रिवर्स ऑफ द कैथोड रेज। इट मीन्स इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज कैथोड रेज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ एनोड रेज को और इन चीज़ों को नाम दिया गया। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो कि बिल्कुल वैसे ही जा रहे थे, चार्ज पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया। एनोड रेज में प्रोटॉन का नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया, और इस प्रोटॉन के बारे में बताया गया कि भाई प्रोटॉन पर एक जो इसका मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। इनका जो मास होता है वो मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, और इसके मास के सिंबल को 1 से रिप्रेजेंट किया गया और इसके चार्ज के सिंबल को भी +1 से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन में मास को 0 के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और चार्ज को -1 के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। तो मास जब इतना कम है कि उसे अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो उसके सिंबल में हमने ये 0 शो करा और चार्ज को हमने माइनस शो करा। इसका मतलब प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दोनों ही जगह बराबर होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, दैट इज इक्वल। मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल होता है। अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, सो दैट इज इक्वल टू, you can say charge
on proton, so that is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ के हम E/M के रेशो की बात करें, E/M का रेशो बेटा यहाँ का वेरिएबल होता है। E/M का रेशो यहाँ पर डिपेंड्स ऑन गैसेस, गैसेस पे डिपेंड करता है। और हाइड्रोजन के लिए ये मैक्सिमम होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि एज सच हम डिफरेंट गैसेस को अगर उसके अंदर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट तरीके से E/M मिलता है। ये आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटॉन 90% बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस उसका मास अलग है और उसके डिफ्लेक्शन का तरीका अलग है। ओके बेटा, इसके बाद अभी तक हम इस बात पे नहीं पहुंचे कि आखिर इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये प्रोटॉन किस जगह पे रहता है, और कौन सा एटम हो सकता है, और कौन सा पार्टिकल हो सकता है। फिर और एक्सपेरिमेंट होते चले गए। एक बार जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जेम्स चैडविक 1932 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था किसी हम थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल की सर्च करने जा रहे हैं, बल्कि वो अपना एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो लैब में उनकी अपनी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी पे वर्क चल रहा था, बम्बार्डमेंट चल रहा था। देख रहे थे लोग, दुनिया ये करके देख रही थी, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये करके देख रहे थे, ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, वो उससे टकराएगा तो क्या होगा। उन्होंने भी देखा, बस देख ही रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि हम थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑब्जर्व करने वाले हैं। बेरिलियम, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि 4 बेरिलियम 9 पर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का अटैक किया, बॉम्बार्डमेंट किया। दिस इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल इस बेसिकली ये होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और इनके बारे में हम डिटेल से रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, और रेडियो एक्टिविटी हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे देखा हमने कि एक बना 6C12 प्लस, इसको बैलेंस करने के लिए हम देखें ध्यान से तो 6 4 2 6 हो गया, या 9 4 13 हुआ, पर यहाँ पर तो 12 ही है। इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को उन्होंने n से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उस पर चार्ज 0 आ रहा था। चार्ज 0 आने का मतलब था न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब n से उन्होंने एक सिंबल ले लिया, और मास उसका 1 ले लिया। मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर कंसीडर किया गया, बिकॉज जो बैलेंसिंग हमें बता रही है वो यही बता रही है कि कोई एक थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है जो इस तरीके से थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, और इस न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया। बेटा न्यूट्रॉन जो आपको यहां से मिला, देखा जाए तो इस न्यूट्रॉन के बारे में और भी ये न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व होता है, और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, बल्कि हल्का सा प्रोटॉन से ये भारी ही होता है। अगर मैं कहूँ 1.0008787 AMU आपका प्रोटॉन कहूँ तो 1.00083 आपके न्यूट्रॉन को कह सकता हूँ AMU के टर्म में। न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम और बातें करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को इस तरीके से भी माना गया कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कॉम्बिनेशन में, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और दोनों के एक करके एक 0 करके एक आपका यूँ कह लीजिए आप कि न्यूट्रॉन अगर डिसइंटीग्रेट होता तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और एनर्जी लेवल को डिक्रीज करने के लिए एक पार्टिकल को माना गया। ये पार्टिकल प्योर एनर्जी पार्टिकल है, प्योर एनर्जी है ये, और ये सिर्फ एनर्जी लेवल को डिक्रीज करने के लिए है। इसको और डिटेल में हम लोग न्यूक्लियस में समझेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि अगर न्यूट्रॉन टूटता या इन दोनों के मिलने से आप ये मान लो कि ऐसा हुआ, या न्यूट्रॉन के टूटने से ऐसा हुआ, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट। इस तरीके से हमने समझा कि न्यूट्रॉन किस तरीके से कहाँ पर क्या वर्क करता होगा।
ओके बेटा, ठीक। देखिए यहीं पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल में अभी हमने कई सारे पार्टिकल्स को देखा, थर्ड फंडामेंटल, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखा। उन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी वो शेप और कौन कौन सी हो सकते, कौन कौन से और पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनको भी अगर ध्यान से देखें तो देखिए प्रोटॉन हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हम देख चुके हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में हम समझते हैं। पॉजिट्रॉन में देखिएगा वैसे ही होता है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ही तरह होता है, उसमें E माइनस होता है, -1E होता है, और यहाँ पर +1E होता है, +1E, और होता ये भी ऐसे ही है। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल के तौर पर देखते हैं तो पॉजिट्रॉन को हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पर देख सकते हैं। मासेस का डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। आप प्रोटॉन का मास 1836 टाइम प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम 1 माने तो इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन में सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। दिस इज जस्ट एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो बहुत ही स्मॉल चार्ज का होता है, और आप देखिए इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रिनो एंटी प्रोटॉन, जैसे कि प्रोटॉन P+ का होता है तो एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। बस सिंपली यहाँ पे आप प्रोटॉन को देखें तो प्रोटॉन में ये आपका +1 और 1 होता है, यहाँ पे -1 और 1 होगा, एंटी प्रोटॉन हो जाएगा। ग्रेविटॉन हो जाएगा, और उसके अलावा ग्रेविटॉन में कोई मास नहीं लिया जाता, स्पिन के बारे में भी पूरी डिटेल है। फोटोन, ये सब चीज़ें आप न्यूक्लियस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोन तो आप सब जानते ही हो, गामा रेज को फोटोन की तरीके से लिया गया, एग्जैक्टली रेडिएशन, है ना बेटा। अब ये सब आपके अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, नेगेटिव पाई मीजॉन, मीजॉन, पाई पॉजिटिव मीजॉन, न्यूट्रल मीजॉन, सब न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं। नेगेटिव पाई मीजॉन, पॉजिटिव पाई मीजॉन, म्यू मीजॉन, पाई मीजॉन, देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ मीजॉन। यूकावा ने इसको वर्कआउट किया था। यूकावा फोर्सेस नाम से उन्होंने न्यूक्लियस की बाइंडिंग को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की थी, और उसके अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरीके से डेवलप होते हैं और वो कैसे वर्कआउट करते हैं, वो सब समझाया था। वी विल ऑल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स इन न्यूक्लियस। अब हम सब जानते ही हैं प्रोटॉन, अगर किसी का भी हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात की, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जितने, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात अगर हम करें, दैट इज Z, एंड दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, और यहाँ पर अगर हम बात करें A - Z की, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। वही सब कैलकुलेशंस आप यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। ये 7 है तो ये भी प्रोटॉन भी 7 होंगे, 14 - 7 तो न्यूट्रॉन भी 7 होंगे। जो ये मास नंबर होगा वही एटॉमिक वेट होगा, और न्यूट्रॉन्स और फिर इलेक्ट्रॉन्स भी वही Z के बराबर होंगे। कब तक? जब तक कि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तब बराबर होते हैं जब वो एटम न्यूट्रल होता है। अगर उस एटम पर किसी भी तरह का चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर Z प्लस माइनस चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो Z के बराबर है, और अगर चार्ज आ गया तो चार्ज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। ये सब बातें आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से। हम बात करें आइसोटोप्स की, आइसोटोप से भी आप अच्छे से जानते हो कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे, Z रिमेन सेम, जिनका एटॉमिक नंबर Z रिमेन सेम एंड A चेंजेस, और जिनका A बदले यानी कि मास नंबर बदले, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 8O17, 8O18। प्रोटियम देखिए 1H1, 1H2, 1H3, ट्रिशियम देखिए, ये सब के सब आपके
आइसोटोप्स हैं, इन सब में आप देख रहे हैं कि Z सेम है, और इसको हम 1s2 भी कहते हैं, इसको हम 1s3 भी कहते हैं, या हम ट्रिशियम या हम ड्यूटेरियम, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। आई थिंक ये सब बेसिक बातें हैं जो आप सबको आती होंगी बहुत अच्छे से, और एक बार आपने फिर से देख लिया, रिवीजन हो गया आपका। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे बन गया कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर हम सब जानते हैं D2O होता है। ओके, बहुत ही आसान सी बात है। इफ़ वी आर टेकिंग लाइक मॉलिकुलर वेट, तो इसमें ड्यूटेरियम का D का क्या कितना होता है? 1s2। तो हम इसका जो मास लेंगे वो 2 × 2 लेंगे, एंड दिस इज 16, सो इट बिकम्स 20। इसका जो मॉलिकुलर वेट आया 20 आया, और उसमें ड्यूटेरियम कितना है? ड्यूटेरियम इज 4। यानी यहाँ से मैं आसानी से कह सकता हूँ कि 20 पार्ट में ड्यूटेरियम 4 है, 20 पार्ट्स में ड्यूटेरियम 4 है। और अगर मुझे परसेंटेज के टर्म में देखा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को 100 में निकालना, किसी भी चीज़ को 100 में निकालना। 25 is 100, it means 20%. Deuterium is 20%. The right answer is A. बहुत ही आसान बात, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, चलिए हम बीच बीच में क्वेश्चन वैसे ही करते जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मास नंबर। किनका मास नंबर सेम है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, किसका मास नंबर सेम है? आप देखिए यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हो आप, भाई H2O है और D2O है, इसको चेक कर लो। ऑब्वियसली दिस इज 2 × 1 + 16, it becomes 18, and this is 2 × 2, this is 16, so it becomes 20. And H2O 1 + 3 + 16 means 20, and HCl 1 + 35.5 means 36.5। ये दोनों ही तो सेम आ रहे हैं, और ये दोनों किस में मिल रहे हैं? D2O और H2O आपका मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में, D2O एंड H2O। तो इन सब का मोलर मास सेम हो गया। बहुत ही इजी है। D2O का मतलब क्या? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मतलब 1s2, तो उसका मास 2 लिया जाएगा। यहाँ पे HTO मतलब H मतलब प्रोटियम, T मतलब ट्रिशियम, तो T जो हो गया वो 1s3 जैसा हो गया। T आपका 1s3 हो गया और D आपका 1h2 हो गया। उस तरीके से हमने यूज कर लिया, वेरी इजी। The mass number of 3 isotopes of an element are 11, 12, 13 units. The percentage abundance is 18, 80, 50 and 5. What should be the atomic weight of the element? आपको तो ये मैं बता चुका हूँ पिछले टर्म पे, जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका था कि जो भी आइसोटोप है और उसका जो अबंडेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाओ। हमने ये पूरा सीखा था, क्वेश्चन भी किए थे। सो ये सब डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। प्लस 13 × 5 डिवाइडेड बाई 100। बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सब बहुत आसान सा क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं आता। नीट में, जेईई मेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आइसोबार्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, या फिर आप देख लीजिए जर्मेनियम, जर्मेनियम 32 और सेलेनियम आपका 34। ये दोनों का मास सेम है, ये भी 76 पर है और ये भी आपका 76 पर है। वेरी गुड। आइसोबार्स के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल क्या करें, सब हम लोग जानते हैं। आइसोटोन्स का मतलब होता है बेटा ऐसे पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं मीन्स न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन्स मीन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स मीन्स A - Z होता है।
तो दो ग्रुप जिनके की न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे, आई कैन राइट डाउन A1 माइनस Z1 इज इक्वल टू A2 माइनस Z2, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रुप आपके आइसोटोनिक ग्रुप कहलाएंगे। यू कैन से 14 सिलिकॉन 30। तो आप एक काम करिए, देखिए ये वाला जो 14 है ये तो प्रोटॉन्स हो गए। अब 30 माइनस 14 60, यहाँ पर भी देखिए 15 फास्फोरस 31, तो 15 फास्फोरस 31 मतलब ये हो गया बेटा 15 फास्फोरस 31 का मतलब हो गया आपका 15 31 31 माइनस 15 16 न्यूट्रॉन्स and again 16 neutrons, these all having equal number of neutrons means they are isoneutronic or isotones। very easy। यहां पर तो भी मैंने यही तो बात बोली थी, if two elements are m1 m2 z1 z2 m1 minus z1 these are elements, यही तो भी बोला था। यहां पे सिंपली इन्होंने यही तो बोल दिया कि भाई m की जगह मैंने a लिख दिया था, तो a मतलब वही m मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, तो ऑब्वियसली इट विल बी आइसोटोनिक। वेरी इजी, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू न्यूक्लियाइड्स ए एंड बी आर आइसोन्यूट्रॉनिक, ए और बी आइसोन्यूट्रॉनिक है। देयर मास नंबर्स आर 76 and 77 positively। if atomic numbers are 32 then the atomic number of B will be। बहुत ही ईजी। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट किया था A माइनस Z1 इज इक्वल टू A2 माइनस Z2 फॉर आइसोन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। तो हम यहाँ से देखिए, पहले वाले का मास नंबर दिया है 76 और उसका ये दिया है 32, दूसरे वाले का मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ B विल बी, जबकि मास नंबर दिया है 77। तो ये आपको निकालना है, वेरी इजी। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, इट विल बी 44, ये आपका 44 होगा। 77 माइनस Z2, तो Z2 विल बी इज इक्वल टू 77 माइनस 44 33। बहुत ही आसान से क्वेश्चन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, कैलकुलेशन कर देनी है बहुत ही आसानी से। ओके बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसा ग्रुप जिनके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी केमिकल स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो बेटा, जैसे यहाँ देखिए आप, लिथियम प्लस, अगर लिथियम की मैं बात करूँ, लिथियम और बेरिलियम और बोरॉन की बात करते हैं हम, तो ये जो पहला ग्रुप है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, क्योंकि लिथियम वैसे तो 3 होता है, लेकिन इसमें अगर आपका 1 चला जाए तो 2 रह जाएंगे। ऐसे ही इसमें आपका ये 4 होता है, इसमें अगर 2 निकल जाए तो 2 रह जाएंगे। इसमें इसका 5 होता है बेटा, 5 एटॉमिक नंबर होता है, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सब के सब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, सो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की। देखिए यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए 12 होता है, 12 में से 2 निकल गया, 10 बचा। 13 होता है, 3 निकल गया, 10 बचा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। 19 होता है, 1 निकल गया, 18 बचा। 20 होता है, 2 निकल गए, 18 बचा। 18 अगेन हमने इससे कुछ भी नहीं निकाला, सो ये ग्रुप भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 9 फ्लोरीन होता है, 1 आ गया तो 10 हो गया। 8 होता है, 8 2 आ गए तो 10 हो गए। आ जाएं या निकल जाएं, ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, तो उन्हें कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन्हीं में आइसोस्टर्स एक वर्ड आता है बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर के लिए कहा गया कि 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत ही ईजी है आपके लिए, आप इसमें 32 निकाल के देख लीजिए सब में किसमें कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, कौन कितना है। आप कह सकते हो, देखो जैसे बी, ऐसे एक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे BO3 आपका -3 है, तो बी में आपका कितना हो गया? 5 हो गए। एटॉमिक नंबर से देखेंगे, 8 3 ज़ा 24 हो गया, और बाहर से 3 आ गए,
27, इट बिकम्स 32। ऐसे ही आप CO3 2 माइनस को देखिए, CO3 2 माइनस, कार्बन के आपके 6 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हैं, 8 3 ज़ा 24, बाहर से 2 और आ गए, इट अगेन बिकम्स 32। यानी ये वाला तो हमारा मैच ही कर गया। अब यहाँ पर और भी चीज़ें देखनी होंगी, हो सकता है कि चौथा ऑप्शन हो, सभी हो ऐसे। तो PO4 3 माइनस भी देख लीजिए, PO4 में 15 15 इसका होता है, 8 4 ज़ा 32 इसका होता है, और +3 आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गए, इसमें आपके हो गए 50। इट बिकम्स, तो इट मीन्स इट शुड बी लाइक दिस। ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ गया ग्रुप, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक ग्रुप आ गया बेटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आइसोस्टर्स की बात करते हैं, तो अगर कहीं पर, अभी आप देख ही चुके हो, बहुत ही आसान है, इफ स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स and same number of electrons, they are called isosters। मतलब उनके अंदर जो ग्रुप हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हों और उसमें साथ साथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों, सो दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। लाइक अगर मैं बात करता Cn माइनस की बात मैं करूं, और यहाँ पे मैं बात करता CO की, तो आप समझिएगा ज़रा, ये दोनों ग्रुप आप देखिए, दोनों 2 नंबर एटम, 2 एटम्स हैं, एंड दिस इज 6 + 7 + 1 मीन्स 14, और यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, एंड दिस इज 8 + 6 + 8 = 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, साथ में एटम्स के नंबर से भी बराबर हैं, सो दे आर आइसोस्टर्स, दे आर आइसोस्टर्स। फिर हम बात करते हैं आइसोडायाफर्स। आपने अभी तक सब जगह न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, और साथ में आपने Z एटॉमिक नंबर प्रोटॉन निकालना सीख लिया। तो यहां पर अगर डेल्टा n - Z, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस, इफ दैट इज इक्वल, यानी n1 - Z1 = n2 - Z2, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर रेशियो सेम है, सो दे आर कॉल्ड आइसोडायाफर। ये आपका जनरली रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स में मिलता है। कोई भी ऐसा ग्रुप उठा लीजिए जहां पर न्यूट्रॉन निकाल लीजिए और एटॉमिक नंबर आप निकाल लीजिए, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, उन दोनों ग्रुप में अगर वो दोनों का डिफरेंस सेम आता है, सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड आइसोडायाफर। द पेयर ऑफ NH3 + BH3 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, इट्स ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेयर ऑफ NH3 और BH3 बराबर, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 7 + 10 + 3, यहाँ पे बोरॉन का 5 + 3 मीन्स ये आपके 10 8 18 आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें आ गए। इसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए इसमें आ रहे हैं आपके। अगर आप देखें यहाँ पर कि कार्बन का 6 होता है, तो 6 × 2 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 × 1, तो ये 18 आ गया। तो बहुत ही आसान हो गया आपका, 2 नंबर ऑप्शन सीधे सीधे आपको मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? ऑब्वियसली आपके सामने ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्योंकि 2 बनेंगे लेकिन यहाँ से एक निकल जाएगा, एक आपका यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से इट विल बिकम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके बेटा। The molecular weight of an oxide of nitrogen is 30. What should be the number of electrons in it? Molecular weight of nitrogen nitrogen oxide is 30. भाई नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, एक होता है आपका N2O, एक होता है आपका NO, एक होता है आपका N2O3, एक होता है आपका N2O4। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, एक होता है N2O5, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
नहीं, लेकिन इन्होंने मॉलिक्यूलर वेट की बात की है, तो दिस इज 14, नाइट्रोजन का ये 14 आ गया और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, कुल मिला के 30 हो गया। तो इसका मतलब ये वो ऑक्साइड NO है। अगर NO ऑक्साइड में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, वो ऑक्साइड हमने पहचान लिया कि वो NO ऑक्साइड है, तो यहाँ नाइट्रोजन में 7 होगा, ऑक्सीजन में 8 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे, आंसर पहला हो जाएगा। ओके बेटा। A diapositive ion has 16 protons. What should be the number of electrons in its tetrapositive ion? Diapositive, diapositive मतलब कोई अगर आपका सपोज करो एक P है and that is diapositive, तो उसमें 16 प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि उसका Z 16 है, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे। What should be the number of electron in its tetrapositive ion? तो टेट्रा पॉजिटिव आयन होगा तो ऑब्वियसली उसमें 14 12 होंगे, और कितने होंगे? अरे भाई 16 है ना, तो अगर वो आपका टेट्रा पॉजिटिव होता तो उससे 12 निकल जाते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 की जगह 12 हो जाते। 16 क्या है? 16 ही तो Z एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो सकता है एक नॉर्मल न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल ना हो तो चार्ज को देख लेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना घटा देंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ओके बेटा। चलिए बेटा अभी और डिस्कस करते हैं, यहाँ इस सेशन को यहीं रोक दें, और इसके बाद हम लोग समझेंगे मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स, किस किस तरीके से लोगों ने बताया कि किस किस तरह का एटम हो सकता है। थैंक यू।